कल रात वहाँ थे? सिनेमा देखने गए थे। कौन सा सिनेमा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको लास्ट के एंडिंग के जो सॉल्ट्स वाले 4 एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, लाइक बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, उसको एक्सप्लेन नहीं करा गया है। तो प्लीज़ उसको आप कमेंट पे मत करना। और मैं पहले ही बता देता हूं कि उसको क्यों मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो मैंने वीडियो में बताया है, और आपको उसे कैसे पढ़ना है वो भी बताया है। बाकी उसका नोट्स में इंक्लूड मैंने कर रखा है, तो इसके लिए प्लीज़ नीचे कमेंट ना करें। तो अब आने वाले 20 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स जो होगा वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। और तुम सोचोगे कि ये इतनी जल्दी से खत्म कैसे हो गया, लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी लोगों को थैंक यू करना चाहता हूं पिछले वीडियो के लाइक टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। और इस वीडियो का हमारा लाइक टारगेट है 1.2K लाइक्स का, यानी कि 1.2K लाइक्स करा दो फटाफट, ताकि आप लोगों को अगले चैप्टर की वीडियो उतनी ही जल्दी मिल पाए। ऐसी और भी वीडियोस लाइन से बना रहा हूं और लाइन से आते जाएंगी, तो इसको सपोर्ट जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो अब हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और बाकी मैं लास्ट में तुम्हें बता दूंगा कि तुम उसका अच्छे से यूज कैसे कर सकते हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब तुम लोग जरूर ये चीज सोच रहे होगे कि भैया ने तो बहुत ही एकदम झकास सी स्लाइड बना दी है, बट यहाँ पर एसिड को रेड और बेसिस को ब्लू से क्यों लिखा है। अब देखो, सबसे पहले एसिड और बेसिस जो हमारा पूरा चैप्टर है, इसमें सॉल्ट्स भी ऑफ कोर्स की बात है, तो हम लोग को उससे पहले एसिड और बेस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में एसिड और बेस होते क्या है। अगर बात करें हम लोग एसिड्स की, तो एसिड्स हैव ए साउर टेस्ट। अब साउर कैसा होता है गाइस? साउर बोले तो खट्टा, और ये जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। अब आप लोगों में से काफी लोग सोच रहे हो कि व्हाट इज लिटमस पेपर। अब देखो, लिटमस पेपर एक ऐसा इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, उसका मैंने एक अच्छा चार्ट बना के रखा है। तो इंडिकेटर एक ऐसी चीज होती है जो कि हमें बताती है कि कोई भी चीज जो है वो एक्चुअल में क्या है। तो वैसे ही जो हमारा लिटमस पेपर होता है जो लेबोरेटरी में यूज होता है, उसमें ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है हमारा एसिड। और अगर मान लो इसे रेड ही लिटमस पेपर दे दिया जाए तो वो तो रेड ही रह जाएगा। अब अगला होता है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो भी एसिड के आपके सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस क्या होते हैं मुझे पता है, तुम्हें पता ही होगा। तो जो सॉल्यूशन होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, एंड दे रिलीजेस H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है गाइस? वही अगर सॉल्यूशन की बात करें और एक्वस की बात करें तो कह लो लिक्विडी सॉल्यूशन, उसमें ये लोग H+ आयंस को रिलीज करते हैं। वही ऑन द अदर एंड अगर हम लोग बेसिस की बात करें तो इनका टेस्ट सावर ना होकर बिटर होता है। बिटर यानी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कड़वा। और दे आर सोपी टू टच। अब सोपी टू टच कैसा होता है? क्या तुमने कभी सोप यानी कि साबुन को टच किया है? कभी करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि जो चिकनाहट है, वो जो मजा है, वो तुम्हें बेसिस में देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। और ये जो है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब मान लो कि हम लोगों ने इसे ब्लू ही लिटमस पेपर दे दिया तो ये ब्लू ही रह जाएगा, है ना। तो ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, अनलाइक एसिड्स। इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लू इसको इंडिकेट करा और इसको रेड। ये जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अपने सॉल्यूशन फॉर्मेट में, और ये OH- आयंस रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन, अनलाइक दिस जो कि H+ आयन रिलीज करता था, ये करता है OH-। अब ये जो है ये एक डिफरेंस चार्ट है, जिससे कि आप लोग एसिड बेसिस की अच्छे से डेफिनेशन भी समझ गए होंगे कि एक्चुअली में एसिड और बेसिस होते क्या है। और साथ ही में आपको अगर डिफरेंस लिखने को आ जाए तो आप इसका यूज करके लिख भी सकते हो। अब जो ये चैप्टर है, इसमें इंडिकेटर्स को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस चैप्टर में तुम्हें एकदम हेल लॉट ऑफ रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। और रिएक्शंस को लेकर मैंने पहले ही बोला कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें तुम्हें पूरे रिएक्शन समझा दूंगा। तो रिएक्शन से तुम्हें एक्चुअली में डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम चिल आउट रहना, ठीक है। अब जो है केमिस्ट्री वो है पूरा का पूरा रिएक्शन का, ठीक है। और काफी लोग होंगे जिनका पूरा इससे जिंदगी खराब हो जाता होगा रिएक्शन को देख के, तो आप लोगों को इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिकेटर्स के बारे में। व्हाट इज इंडिकेटर? अगर यहां पर मैं तुम्हें बताऊं इंडिकेटर के बारे में, तो मैंने जैसा अभी बताया, इंडिकेटर्स आर सम सब्सटेंस जो कि हमें बताएंगे कि जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर चीज हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। अब मान लो यहां पर हम लोग को पता करना है कि कौन से एसिड्स हैं और कौन से बेसिस हैं, तो वहां पर हम लोग ना इंडिकेटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा बहुत तरह के इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे, लाइक लिटमस पेपर्स, टर्मरिक जिनको कि नेचुरल इंडिकेटर भी कहा जाता है, फिर रेड कैबेज जूस, फेनोल्पैथिलीन, और फिर आपको बताओ तो मिथाइल ऑरेंज, ओनियन, वेलिना, अनियन, ठीक है। तो यहां पर जितना चीज है ये सब आपका एज ए इंडिकेटर काम करता है। इन सभी का आपको ओरिजिनल कलर यहां पर दिया गया है, या फिर अगर कलर वाली चीज नहीं है, जैसे ये दोनों जो है ये ओडर की चीज है, यानी कि स्मेल की। अब मान लो कि कोई इंसान है जो कि देख नहीं सकता है, ही इज कह सकते हैं ब्लाइंड, तो वो इसकी यूज करेगा, क्योंकि इन दोनों ऐसे इंडिकेटर्स है जो कि अपना स्मेल चेंज करते हैं, और उसके बाद स्मेल चेंज के कारण पता चलता है कि जो भी सब्सटेंस है वो एक एसिड है या फिर वो एक बेसिस है, ठीक है।
तो ये स्मेल चेंज करके बताते हैं। तो जैसे रेड लिटमस पेपर को ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसको बेस जो होगा वो ब्लू कर देगा। ब्लू लिटमस पेपर को ये करेगा, लेकिन ये नो चेंज करेगा। येलो में नो चेंज होगा, लेकिन ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके सारी चीजें लिखी गई है। एक बार जब तुम लोग इस नोट्स को डाउनलोड करोगे तो इसकी पूरी रीडिंग लगा लेना, क्योंकि इंडिकेटर से जो एमसीक्यूज है ना वो काफी ज्यादा उठते हैं। अब देखो, नाउ लेट्स कम टू द रिएक्शन वाला पार्ट। अब ये जो पार्ट है ये काफी लोगों को काफी ज्यादा रुलाता है, लेकिन तुम नहीं रोगे, क्योंकि मैं तुम्हें इसे ऐसे समझाऊंगा कि तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट्स विथ मेटल्स। अब देखो यहां पर जो है हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी में ना बहुत ज्यादा नाइंसाफी करी गई है बेस के साथ, ठीक है। और मैं जो हूं एक ऐसा बंदा हूं जो कि एनसीईआरटी को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देता है। यानी कि अगर मैं चाहूं तो आपको बेफालतू के कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस लिख के दे सकता हूं जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे भी नहीं, ठीक है। और अगर मुझे इस वीडियो को लंबा बनाना रहता जिससे कि मेरी वॉच टाइम बढ़ेगी, वॉच टाइम इज इक्वल्स टू मोर मनी, तो वो मुझे करना नहीं है फिलहाल के लिए। तो मैंने क्या करा कि मैंने इसमें वही चीजें उठाई जो अपने एनसीईआरटी पर दिया और जो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोगों को एनसीईआरटी में जो पढ़ना है और अपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ना, वो यही पढ़ना है कि हाउ डू एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। अब क्या किया हमने, एक एसिड उठा लिया और उसे मेटल के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है। जब भी आप एसिड और मेटल का रिएक्शन कराओगे ना, देन यू विल गेट कि वहां पर सॉल्ट फॉर्म हुआ है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब देखो कोई भी गैस अगर आपको साथ में अलग से दिख रहा है तो समझ जाओ कि वो गैस वहां पर रिएक्शन के बाद रिलीज हुआ है, जैसे कि आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में मैंने बताया था। तो यहां देखो, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड। अब ये हाइड्रोजन गैस एक्चुअली में आता कहां से है, तो ये एसिड के अंदर ही जो हाइड्रोजन गैस होता है ना वो निकल जाता है, और ये जो एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो वो एक सॉल्ट बना देता है। अब इसका एक नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं तो अगर तुम एसिड रेन देखोगे तो उसमें भी तुम्हें दिख जाएगा। वहां पर क्या होता है कि जितने भी मेटल स्कल्पचर होते हैं, जब उसके ऊपर एसिड रेन होती है ना तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का फॉर्म कर जाता है कुछ, ठीक है, कुछ छोटा छोटा सा स्प्रिंकल्स टाइप का। तो वही आपका क्या होता है गाइस, वही आपका यहां पर सॉल्ट होता है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए आप इसको रेफर कर सकते हो। लाइक ये हम लोगों ने क्या कर लिया, यहां पर हम लोगों ने एक उठा लिया भैया हमारा एसिड, फिर उसके बाद उसे हम लोगों ने मेटल से रिएक्ट करा दिया, यहां पर अपना सॉल्ट फॉर्म हुआ और यहां पर अपना H2 गैस जो है वो रिलीज हो गया। ये एक एग्जांपल है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ एसिड तो आप ये लिख के ये एग्जांपल लिख देना। तो अगला रिएक्शन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मेटल कार्बोनेट्स का या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड्स। अब बात करेंगे हम लोग एसिड्स का मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराने का। तो वहां पर जब भी मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो दे आल्सो फॉर्म सॉल्ट। लेकिन वहां पर उसके बाद हाइड्रोजन गैस आपको नहीं दिखेगी, वहां पर CO2 और वाटर रिलीज होते हुए दिखेगा, यानी कि H2O, ठीक है, ये रिलीज होता है। अब ये आपको कैसे याद रहेगा, तो देखो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेटल और एसिड का रिएक्शन, तो H2O और सॉल्ट फॉर्म किया। अब मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जहां पर भी आ जाएगा तो वहां पर एसिड। अब देखो यहां पर एक कॉमन सेंस की बात है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। देखो अब नॉर्मली जब एसिड रिएक्ट कर रहा था, नॉर्मली जब मेटल था तो वहां पर सॉल्ट और एसिड के अंदर का हाइड्रोजन निकला था। अब यहां तुम एक वर्ड देख रहे होगे कार्बोनेट, या फिर यहां एक वर्ड देख रहे होगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑफ कोर्स ये बात है, हम लोग यहां से एक सेंस लगा सकते हैं कि जहां पर भी कार्बोनेट का इंट्रोडक्शन होगा या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट का इंट्रोडक्शन होगा, देन दे विल रिलीज अ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कॉमन सेंस एक ट्रिक है, तो तुम इसको यूज कर सकते हो, जिसको मैं यूज करता था रिएक्शंस याद करने के लिए। अब एग्जांपल्स पे लेंगे तो भैया यहां पर हम लोगों ने उठा लिया मेटल कार्बोनेट, उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप लोगों को पता होगा मोस्ट रिएक्टिव एसिड में से एक, उसके साथ हम लोगों ने उसको रिएक्शन करा दिया। जब उसका रिएक्शन हुआ ना तो वहां पर हमारा सोडियम क्लोराइड फॉर्म किया जो कि एक सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया और वाटर रिलीज हो गया, और इस तरीके से ये रिएक्शन हो गया। अगर एग्जाम में पूछे तो सिंपली ये लिखना है और उसके बाद ये वाला एग्जांपल डाल देना है। बहुत ही इजी एग्जांपल है, इसलिए मैंने इसे यहां पर प्रेफरेंस दी। यहां पर अब आते हैं हम लोग एक ऐसे रिएक्शन पे जो कि आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो पूछेगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या नई चीज आ गई है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब एसिड को रेड क्यों करा और बेसिस को ब्लू क्यों करा वो तुम्हें समझ ही गया होगा इंडिकेटर्स पढ़ने के बाद। लेकिन यहां पर अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो जब भी हम लोग एक बेस को उठाते हैं और उसकी रिएक्शन हम लोग एसिड से कराते हैं, ठीक है, जब भी बेस और एसिड की रिएक्शन होती है तो वहां भी सॉल्ट फॉर्म करेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। अब यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग वन थिंग कि जहां पर भी रिएक्शन हो रहा है सॉल्ट जरूर फॉर्म हो रहा है, और मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि मैंने सॉल्ट को सैवेज क्यों कहा है। ये चीज याद रखना, ठीक है, लेक्चर में आगे, क्योंकि मैं बताने वाला हूं, क्योंकि हर जगह आपका सॉल्ट ही फॉर्म हो रहा है। तो जब भी बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं ना तो वहां पर उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एक्चुअली में ना आपका न्यूट्रल ही हो जाता है। यानी कि एन एसिड न्यूट्रलाइजेज अ बेस when they react with each other and respective salt and water are formed। यानी कि जो एसिड है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज बोले तो जैसे कि ये मान लो बहुत ज्यादा मचल रहे हैं तो इन लोग का मचलना बंद हो जाता है, जो कि ये एक दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है।
तो एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन में जो एसिड और बेस है वो बोथ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसी वजह से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो अगर तुमने अभी तक बाइक वाइक चलाई होगी, अब चला ही ली होगी भाई पापा से मांग के चुपके चुपके, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो वहां पर तुम लोग को एक चीज दिखता होगा न्यूट्रल। व्हाट इज न्यूट्रल? वहां पर तुम लोग देखते हो कि जो तुम्हारी गाड़ी है वो वहां पर इंजन भी ऑन रहेगा और वो आराम से वहां पर स्थिर रहेगी, और उसीलिए उसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। वैसे ही एसिड और बेसिस जो होते हैं ना, उनको न्यूट्रल करने के लिए वही दोनों एक दूसरे का काम करते हैं, यानी कि एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रल कर देता है और बेस एसिड को न्यूट्रल कर देता है, और इसके बाद जब सॉल्ट फॉर्म होता है तो इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यहां पर एग्जांपल देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने उठाया जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव है, और उसके बाद NaOH को उठाया। देखो यहां पर एक्वस क्यों लिखा हुआ है? एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर NaCl अपना सॉल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड, और वाटर रिलीज हो गया। कितना इजी है ये रिएक्शन, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस थी? नहीं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल ऑक्साइड्स। अब देखो इसको ना एक शॉर्टकट में मैं तुम्हें अगर बताना चाहूं ना, बिल्कुल एक शॉर्टकट में, तो मेटल ऑक्साइड को तुम सिंपल वर्ड्स में समझ लो कि वो बेस है। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो है ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है या फिर कह लो कि वो जो एक्ट करते हैं ना, वो बेस की तरह एक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। यानी कि कोई भी अगर मेटल ऑक्साइड्स रहेगा ना तो वो कैसे एक्ट करेगा? बेसिक इन नेचर। और वहीं पर अगर वो एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा तो वो एक एसिड की तरह एक्ट करेगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? ये बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर आपको ये याद हो गया तो ये रिएक्शन आपको तुरंत याद हो जाएगा। एक बार मेरे साथ बोलो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दिस इज ऑल। अगर देख लो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, बेसिक इनका होता है नेचर, तो जब भी हम लोग एसिड का अगर बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो मेटल ऑक्साइड हमारा बेस की तरह रिएक्ट करता है तो सेम रिएक्शन होगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जिसका कि मैंने एग्जांपल नहीं लिया, अगर वो भी तुम ले लोगे और उसकी एसिड से रिएक्ट कराओगे तो दैट विल बी अ सेम रिएक्शन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह रिएक्ट करेगा, और वहां भी सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होगा। अगला, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब देखो डाइल्यूशन क्या होती है? अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो किसी भी चीज का ना पानी में मिल जाना ही डाइल्यूशन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें एक बहुत ही बड़े बड़े टर्म्स देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत लोग बताएंगे। अब मैं तुम्हें सिंपल बताता हूं, तुम अभी क्लास 10th में हो, ठीक है, ना ही तुम अभी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, ना ही तुम कुछ ऐसा कर रहे हो कि तुम्हें रॉकेट साइंस वाली टर्म्स आने का, और तुम्हारे जो बोर्ड्स एग्जाम में भी है ना उतना कुछ नहीं पूछा जाता इसके बारे में। तो डाइल्यूशन इज बेसिकली क्या होता है? पानी में मिला देना। लेकिन वहां पर ना एक जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या? वो है पोर एसिड इनटू वाटर, यानी कि इसको हम लोग PaW भी कहते हैं, तो तुम लोग उस हिसाब से अपना कर लेना, मैं इस तरीके से बोल रहा हूं। तो पोर एसिड इनटू वाटर यानी कि पॉ क्या कहलाता है? अब मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, अब उसमें अगर तुम एसिड रखोगे और ऊपर से वाटर डालोगे ना, तो वहां पर ना बहुत ही बवाल का रिएक्शन हो जाएगा, बूम बाम बीम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम वहां पर इसमें अगर वाटर रखोगे और ऊपर से एसिड डालोगे ना, तो धीरे धीरे करके वो जो है वो एक नॉर्मल तरीके से ही आपका दिखेगा। क्यों? जब भी हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि जब भी हम लोगों को यह चीज दिमाग में होना चाहिए कि जो एसिड की संख्या है ना वो वाटर के अकॉर्डिंग कम होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर एसिड की संख्या ज्यादा रहेगी किसी भी टर्म पे तो वो काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और वो रिएक्शन कर देगा। लेकिन वहीं पर अगर एसिड की संख्या जो है कम रहेगी वाटर के अकॉर्डिंग तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए जब कंटेनर में हम लोग वाटर रख के एसिड डाल रहे हैं तो ऑफकोर्स ही बात है वाटर की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर एसिड रख के वाटर डाल रहे हैं, लेकिन फॉर अ सेकंड मान लो तुम एक ही बाल्टी पानी क्यों नहीं डाल रहे हो 2 ड्रॉप एसिड में, लेकिन पहले जब जमीन पे 2 ड्रॉप ही टच करेगा ना तो वहां पर बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाएगी। इसीलिए यहां पर डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस में तुम्हें यह चीज पढ़ना है। अब यहां पर अगर सिंपल वर्ड में बताएं तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस के लिए तुम ये पूरा पैराग्राफ रीड कर सकते हो। एनीवन आस्क्ड यू कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस। अब कोई भी एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई भी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अब देखो, अगर तुम्हारे 2 दोस्तों में अगर कंपेयर होगा कि कौन ज्यादा टॉल है तो वहां पर हम लोग एक मीटर का यूज करेंगे, वो होगा हाइट, इंच टेप से नाप लेंगे कौन ज्यादा लंबा है, या फिर अगर वेट की बात होगी वो भी इंच टेप से हम लोग नाप सकते हैं कि कौन ज्यादा लंबा है। बट यहां पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसे क्या करते हैं, हम लोग उसे पीएच स्केल पे रख के देखते हैं। अब पीएच स्केल में जिसकी भी वैल्यू 7 है तो वो क्या हो गया गाइज, वो एक तरह से कह लो न्यूट्रल हो गया। और इस तरफ जैसे जैसे जाते जाओगे वैसे वैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है ना वो बढ़ता जाएगा, और इस तरफ जैसे जैसे जाते जाओगे वैसे वैसे उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक, जितना कम पीएच वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक। ये दिमाग में रहेगा ना। ये मत कर देना कि अगर 6 है लेकिन 7 के इस साइड है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं, जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक पीएच वैल्यू। तो मैं यहां पर एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं तुम्हारे लिए। पीएच जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, और पीएच जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक।
ठीक है, आई गेस कि इस चीज से तो तुम अब समझ ही सकते हो। तो यही है अपना पीएच स्केल, जो कि हमें पता करने में मदद करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेसिस एक्चुअली। यहां देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, व्हाई पीएच इज इंपॉर्टेंट। अब देखो हम लोगों के रियल लाइफ में ना बहुत ज्यादा पीएच स्केल मैटर करता है। क्यों? चाहे टूथ डीके की बात कर लो, चाहे बी स्टिंग की बात कर लो, हर जगह पीएच मैटर करता है। क्यों? नहीं समझ आ रहा है, मैं बताता हूं। अब देखो सबसे पहले अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें ना, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा हाई पावर वाला एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में डेली दौड़ता है, यानी कि हम लोग सीधा मौत को टक्कर दे रहे हैं, है ना। प्यारी समझ गई। तो हमारे स्टमक में हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दौड़ रहा होता है, जो कि हमारे डाइजेशन इन फूड में मदद करता है, ठीक है, बेसिकली प्रोटीन्स में, और ये हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। और कभी कभी जब इसका एक्सेस हो जाता है ना, तो वहां पर हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। पता है ना, जब एकदम खा लिया, एकदम गुस्सा आ गया भाई कि पूरा एकदम इनो समझ लो ना, काम करे छुटकी में फटाफट, तो वही वाला है। तो एसिडिटी हमारे हो जाता है। उस समय हम लोगों को जो है ना, हम लोगों को कोई बेस डालना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर, अपने पेट के अंदर, ताकि वो उसको क्या कर पाए, न्यूट्रल कर पाए। अब तुम्हें पता है जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, उसको अगर तुम्हें कंट्रोल में लाना है तो उसमें बेस मिला दो, और अगर ज्यादा बेस बढ़ गया तो उसमें एसिड मिला दो। इसी तरीके से तो काम होता है भाई जिंदगी में। तो यहां पर वही चीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जब ज्यादा पड़ जाती है ना, तो हम लोग क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, एंड दैट बेस आर कॉल्ड एंटासिड। यानी इनो जो है तुम्हारा वो एक एंटासिड की तरह एक्ट करेगा, समझ गए। एंटासिड यानी क्या, एंटी एसिड्स, जो कि एसिड का कैरेक्टर कम करे। अब टूथ डीके की बात करें तो हमारा जो माउथ है ना, उसका जो बेसिकली जो पीएच वैल्यू होता है ना, वो अगर 5.5 के नीचे चल जाता है ना, तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। टूथ डीके समझते हो ना, दांत में दर्द करना, सड़ना, ये सारी चीजें। तो जब भी पीएच वैल्यू 5.5 के नीचे जाएगा, यानी कि जो एसिडिक कैरेक्टर है वो उसका बढ़ जाएगा, तो उस समय क्या होता है, टूथ डीके होता है। इसीलिए जो हमारा टूथपेस्ट होता है ना गाइस, हमारे टूथपेस्ट में क्या होता है, नमक, ये तो भाई अलग चीज है। बाकी हमारे टूथपेस्ट में जो होता है, थोड़े से बेसिक्स बड़े होते हैं, थोड़े से बेसिस बड़े होते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो टीथ है ना, वो क्लीन भी हो जाए, और वो जो है पीएच लेवल भी मेंटेन कर पाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टूथ डीके के लिए। और अगर बात करें इस एग्जांपल का, तो हम लोगों का जो प्लांट्स है उसका बहुत ही हेल्दी ग्रोथ होता है, और सॉइल का जो पीएच वैल्यू होता है वो लगभग 7 के आसपास होता है, ठीक है, 7 के आसपास रहना चाहिए, जो कि ज्यादा एसिडिक भी नहीं रहना चाहिए और ज्यादा अल्कलाइन, यानी कि थोड़ा सा कह लो कि बेसिक भी नहीं रहना चाहिए। तो उसे हम लोग को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत सारी चीजों को सॉइल में ऐड करना पड़ता है। तो इसी तरह जो पीएच है ना, हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हम लोगों को हर चीजों को कंट्रोल। अब तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि एक बच्चा दे देगा चिंटू, जिसको कि बी ने काट लिया, मधुमक्खी ने। अब देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जाओगे भाई मध निकालने, तो यही ना होगा। तो बी स्टिंग ने उसे काट लिया। अब वहां पर उसके हाथ में बोलेगा क्या डालना है, तो बोल देना चुपचाप से कि बेकिंग सोडा डाल, बिकॉज बेकिंग सोडा एक्ट एज एन बेस, और वहां पर बेकिंग सोडा जो है उसके हाथ में काटी हुई बी स्टिंग को, एसिडिक को, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अब अगला जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है भाई। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा विनेगर, ऑरेंज, टैमारिंड, टमाटो। देखो ये जितना चीज तुम लोग को दिख रहा है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए यहां पर लिख दिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यूज उठ के आएंगे इस चीज से, ठीक है। ये याद रखना कि ये सब चीज में कौन से एसिड पाए जाते हैं, यानी विनेगर में कौन सा एसिड है, ऑरेंज में कौन सा है, लेमन में कौन सा है, एंटीस्टिंग में कौन सा है, ये सबसे कॉमन चीजें हैं। तो ये तुम्हें याद रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई सॉल्ट्स आर द सैवेज, ये मैं तुम लोगों को बोल रहा था। अब तुमने देखा होगा कि लगभग सारे रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए मैंने सॉल्ट को सैवेज कहा। अब जो सॉल्ट है वो बहुत ही यूजफुल चीज है, क्योंकि ये हमारे अगर सॉल्ट नहीं होगा तो हमारी फूड जो होगी वो बहुत ही फीकी लगेगी, है कि नहीं। तो वहां पर सॉल्ट का यूज होता है। अब सॉल्ट जो होते हैं वो सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, या ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ओपेक भी होते हैं, या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और अगर ये बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं मॉल्टन स्टेट में, और साथ ही में ये साल्टी, सोवर, बिटर और युमामी सब टेस्ट कर सकते हैं। ये ओडरलेस होते हैं, मतलब कि ये न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं वो महकते नहीं है, और कलरलेस भी होते हैं और कलर्ड भी होते हैं। तो सॉल्ट जो है ना, बेसिकली सॉल्ट एक बहुत ही बेसिक चीज है जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेली लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यू नो व्हाई, ठीक है। अगर एक दिन भी तुम्हारी जिंदगी से सॉल्ट निकाल दूं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है। अब यहां देखो 3 तरह के सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। जैसा कि नाम बोल रहा है वैसा ही होगा। क्या? जिस सॉल्ट में न्यूट्रल होगा, यानी कि एसिड और बेस की अमाउंट सेम होगी, वो सॉल्ट आपका क्या कहलाएगा गाइस? एसिड और बेस की अमाउंट सेम होगी तो क्या होगा? वो सॉल्ट कहलाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट कौन सा कहलाएगा? जिस सॉल्ट में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और बेस की क्वांटिटी कम हो। और जिस सॉल्ट में बेस की क्वांटिटी ज्यादा हो और एसिड की क्वांटिटी कम हो, वो कहलाएगा आपका बेसिक सॉल्ट, है कि नहीं। तो एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है। बाकी तुम्हारा एग्जांपल्स यहां पर दिख जाएगा। अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, इसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा,
ठीक है, और इसका pH वैल्यू जो होगा वो मोर देन 7 होगा। गॉट इट। अपने एग्जाम में ना मैं एक चीज बता देता हूं, अभी 4 जो तुम देखने वाले हो, 4 अलग अलग तरह के सॉल्ट्स और ये सारी चीजें, उसमें मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये 4 में से कोई एक ना एक तो जरूर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इन चारों को जो है मैं तुम्हें उतने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूं। तुम लोग को लग रहा हो कि आ जाएगा, फिर भी भैया बोल रहे हैं डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि यहां पर तुम्हें देखो क्या याद करना है, यहां पर तुम्हें रिएक्शन याद करने होंगे, ठीक है। सिंपल याद रखो, रिएक्शन याद करना है, उसी रिएक्शन से तुम डेफिनेशन बना सकते हो और उसी डेफिनेशन के हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, उसका यूजेस भी लिख सकते हो। तो सिंपली तुम्हें इसके रिएक्शन, डेफिनेशन और यूजेस याद रखने पड़ेंगे, जिसमें कि अपना पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगला है अपना ब्लीचिंग पाउडर, फिर है अपना बेकिंग सोडा, फिर है अपना वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा वाला, ठीक है, और फिर है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैं इसे तुम्हें पढ़ा देता हूं, लेकिन वो चारों जो इसके पहले तुम्हें दिखे हैं ना, उसे तुम एक बार जरूर रीड कर लेना, क्योंकि उसमें रीडिंग से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन मैंने लिख के रखा है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात अगर करें तो जिप्सम एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर हम लोग 373 केल्विन पे करते हैं ना, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और वो क्या बन जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। सिंपल वर्ड्स में तुम्हें मैं बताऊं तो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां यूज होता है, तुम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। तो यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का तुम्हें रिएक्शन लिखा हुआ है कि वो कैसे बना, ठीक है, पूरी तरीके से। और एक चीज बता देता हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीओपी जो है वो आपके घर के कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, वॉल की कह सकते हैं मरम्मत में भी यूज होता है, और साथ ही में अगर आपका हड्डी टूट जाता है ना, तो जब आपको फ्रैक्चर के लिए वो लगाया जाता है ना प्लास्टर, तो वो भी पीओपी का ही होता है। तो बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूजेस लिखने को आएगा तो तुम तो इसमें गर्दा उड़ा के आ जाओगे भाई, और रिएक्शन के लिए तुम ये जरूर लिख देना। now, देखो चैप्टर तो एंड हो चुका है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि लास्ट के जो 4 मैंने तुम्हें बोला है याद करने के लिए, उसे तुम जरूर से देख के एक बार पढ़ जरूर लेना, उसके रिएक्शंस जरूर याद कर लेना और उसके यूजेस जरूर याद कर लेना। मैंने उसे एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा ताकि ये जो है ये एग्जाम के टाइम ये वीडियो तुम लास्ट में देख सको, इसलिए मैंने बनाया है। ये ज्यादा लंबा भी मैं नहीं कर सकता हूं, और उसको एक्सप्लेन करना जो है वो थोड़ा सा मुझे वर्थलेस लगा, क्योंकि उसमें चारों में जो चीजें हैं ना वो बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, जो कि अगर तुमने पहले भी मैंने जो रिएक्शंस तुम्हें पढ़ाए हैं, अगर तुमने उन्हें पढ़ा है तो तुम उसे कर सकते हो। अब कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि आपने इस चीज को क्यों स्किप कर दिया, मुझे समझ नहीं आया वगैरह वगैरह, तो मैं उसके लिए पहले ही बोल देता हूं कि ये जो 4 चीजें हैं वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो मेक श्योर करना कि आप उसे खुद से कर दो एक बार जरूर से। बट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @RITU ये जरूर याद रखना भाई। इस फॉलोवर की संख्या बढ़ाओ, भाई को भी इन्फ्लुएंसर बनाओ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को 100 के पहुंचना है कैसे भी इस बार। और ये एक तुम्हारे लिए कोट जो कि तुम्हें एग्जाम से लड़ने में बहुत मदद करेगा। तो जाओ गाइस, आई होप कि तुम्हें मजा आया हो, और मजा आया होगा तो इसलिए मजा को सब में बांटो भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं, ठीक है, और मजा को सब में बांटो और सबको बताओ कि भाई जाके पढ़ लो एक बार, क्योंकि अब पढ़ने का समय आ चुका है और बाकी बकवास हम लोग बाद में करेंगे। मोटिवेशन आपको जिंदगी भर मिलते रह जाएगी, पढ़ाई है जो अभी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो ऐसे ही अगली वीडियो के लिए इस वीडियो पे 1.2 के लाइक जरूर कर देना, ताकि तुम्हें अगली चैप्टर की वीडियो मिल जाए। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?